हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे फ्रिक्शन के इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। फाइन। लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि व्हाट आर द वेरियस लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ वी हैव एन आइडिया अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन एंगल ऑफ रिपोज एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे सीबीएसई की बात करें, नीट की बात करें, AIAAA की बात करें, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। फाइन। तो जब मैं बात करूंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मोस्टली वी आर राइटिंग इट विद एन एंगल थीटा। फाइन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या ये? हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए लेट अस सपोज this is one object which is lying over the surface of another object. The mass of this object is represented by m. Fine. अब बेटा इसका अगर मास है तो वेट भी होगा। वेट इज ऑलवेज हैंगिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप लोगों को पता है वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड दिस वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय mg. फाइन। अब आपके सेकंड ऑब्जेक्ट को जो भी चीज स्टेबिलिटी देगी जिससे ये सरफेस के ऊपर खड़ी होगी, that is represented by the normal reaction. Normal reaction is represented by R. क्या मतलब है नॉर्मल रिएक्शन का? बुक रखते हैं आप टेबल के ऊपर। फाइन। तो बुक को स्टेबिलिटी मींस इट इज जस्ट होल्डिंग ओवर द टेबल, तो दैट इज ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब कभी भी आपकी बॉडी ऐसे मूव नहीं करेगी, मैंने बहुत बार आपको बताया। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय वेट, दैट इज mg. फाइन। नाउ लेट अस सपोज I am having my applied force in this direction. मान लो इस डायरेक्शन में आपने बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया। फाइन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कौन सी डायरेक्शन होगी? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर करा था। My force of friction is always acting in this direction. Fine. I can say this is either my limiting force of friction or this is static force of friction. Fine. तो अगर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करी तो Fs मैक्सिमम। अब ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था? ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था जिसके बाद आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी। फाइन। अब ये बच्चे मैंने यहां से डिफाइन करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सी वेरी केयरफुली। जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पे आपके पास दो फोर्सेस हैं। फोर्स नंबर 1, this is known as limiting force of friction and second one is the normal reaction. Fine. अगर आपको याद हो parallelogram law of vector addition and the vectors, तो if two vectors are inclined at certain angle then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ parallelogram complete करूंगा। Fine. What the parallelogram is? Parallel lines I have to draw from here. Fine. बच्चे जैसे ही आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे उन पैरेलल लाइन से आपके पास कंस्ट्रक्ट होगी पैरेललोग्राम एंड बट दिस इज फॉर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। अब आप लोग यहां से इसका रिजल्टेंट सी, रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस डायगोनल। ये डायगोनल रिस्पॉन्सिबल है आपको रिजल्टेंट देने के लिए। इट मींस दिस इज माय रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय r डैश। Now listen, angle of friction. क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? It is the angle between the resultant of limiting force of friction and normal reaction. Understood? मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट है r डैश और r के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे? That angle is basically known as angle of friction. I hope you people understood this. Right, good. तो angle of friction is the angle between the resultant of force of friction and normal reaction and the normal reaction. तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट आया ये r डैश and r is the normal reaction. इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? That is represented by the angle of friction, that is theta. Suppose this is my position O. This position is represented by A. This is position B and this is position C. अब बच्चे जब भी आप एंगल कैलकुलेट करते हैं either sin theta, cos theta, tangent theta, fine, तो मेरे को एंगल कैलकुलेट करना है यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू क्या है। फाइन। तो if I am going to calculate this angle from this diagram,
कौन सी डायग्राम? ट्राइंगल है मेरे पास ओ ए बी. सो फ्रॉम द फिगर, सी केयरफुली, from the figure which is already there on your board, इस diagram से suppose you are going to talk about tangent of the angle, tangent theta. Why tangent theta? देखो एक तरह की स्लोप बनी आपके पास ये, तो tangent theta की बात करी मैंने. So tangent theta, you know tangent theta is always equal to perpendicular divided by base. अब बेटा इस डायग्राम में perpendicular and base, how we can evaluate? देखो जिसके ऊपर दो एंगल बनेंगे, एक तो एंगल ये बना थीटा, एक एंगल ये बना 90 डिग्री, तो ये है मेरे पास बेस और ये वाली साइड है परपेंडिकुलर. इट मींस माय परपेंडिकुलर इज AB एंड माय बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय OA. एंड यू सी केयरफुली, दिस AB that is represented by Fs maximum, that is limiting force of friction. Fs maximum is AB divided by OA. तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो, this OA that is represented by normal reaction R, and let us suppose this is your equation number 1. I hope you understood. मैंने बात करी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, that is this, and the normal reaction means this theta. Now this is angle theta, that is my 90 degree. I simply calculated from here tangent theta, perpendicular over base, and my result will come out to be this. अब बच्चे लास्ट वाले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था what is the coefficient of static friction, mu s, that is ratio of limiting force of friction divided by normal reaction. Means ratio of limiting force of friction and normal reaction. And if this is your equation number 2, then have a comparison between equation 1 and equation 2. जब आप इन दोनों equations का comparison करेंगे, this tangent of the angle of friction, that is tangent theta, that is equal to mu s, coefficient of static friction. So this is my result number 1. मैंने बात करी यहाँ पे angle of friction की. Angle of friction, tangent of the angle of friction is equal to coefficient of static friction. In the same article, now I am going to talk about angle of repose. So see carefully how we can get an idea about the angle of repose. That is the second article. क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है. So second one is angle of repose. What I mean by angle of repose? Again I need to draw a diagram and see very carefully what this diagram is and how from the diagram you will get an idea that what is my angle of repose is. Angle of repose is always, you can say, represented by alpha. अब बेटा angle of repose, before I can go for the angle of repose, you have to understand this diagram. See carefully. Let us suppose I am having an inclined plane. तो बच्चे इंक्लाइंड प्लेन कौन सा प्लेन होता है? इंक्लाइंड प्लेन वो प्लेन होगा वेयर आई हैव टू हैंड्स लाइक दैट. मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इंक्लिनेशन दे दूंगा. इंक्लिनेशन मींस वेयर आई एम हैविंग सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. समझ गए? इट मींस अब आपकी बॉडी ग्राउंड पे नहीं होगी, आपकी बॉडी इंक्लिनेशन पे होगी. इट मींस योर बॉडी इज लाइंग एट दिस पोजीशन. That is the position of the body whose mass is represented by m. Fine. What are the various forces acting on this body is? The very first force which is acting on this body is the weight of the body, which is always acting in downward direction. और आपको पता है weight को हम represent करते हैं mg से. Fine. And normal to this surface there is a normal reaction. तो surface आपके पास ये है. Normal to this surface I am having a normal reaction which is represented by R. If you carefully observe this diagram, अगर मैं इस normal reaction को ऐसे नीचे की तरफ ले आता हूँ, that is a kind of straight line. समझ गए? कौन सी straight line? ये वाली straight line. This is appearing like that. और ये जो inclination था that is coming down with respect to the weight. तो बेटा अगर ये एंगल अल्फा है, सो फ्रॉम द डायग्राम दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा. फाइन. ये वाला एंगल भी आपके पास किसके बराबर होगा? दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा.
अब ये वेट कौन सी क्वांटिटी है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों को पता है वेक्टर को हमेशा रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में। जिसके साथ ये एंगल बनाए उस कंपोनेंट को बोलते हैं व्हाट? इट इज वेक्टर। वेक्टर है आपका mg, इसका मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल, एंगल है अल्फा। एंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आई एम हैविंग अनदर कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इज नोन एज mg sin अल्फा। इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? mg sin अल्फा, राइट। अब मैं एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन पे जाऊंगा कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज? इट इज दैट मिनिमम एंगल, लिसन केयरफुली, ये वो मिनिमम एंगल होगा जहां आपकी बॉडी स्टैटिक स्टेट की लास्ट वर्स पे होगी, समझ गए? मतलब इसके बाद अगर आपने एंगल थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो बॉडी स्लाइडिंग डाउन, स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इट इज दैट मिनिमम एंगल वेयर बॉडी इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ, यू कैन से रेस्ट, where body is at the last stage of static friction or you can say static state. It means body की टेंडेंसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, और मैंने आपको बोला कि बॉडी होगी स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा एंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको मैंने बोला मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, that is represented by Fs maximum. So it is that minimum angle where body is on the verge of sliding down. मतलब इसके बाद अगर आपने एंगल बढ़ा दिया तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, बट नाउ इट इज स्टिल इन द पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। इट मींस बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जब आपकी बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में, all the forces they are going to balance one another. It means see नॉर्मल रिएक्शन आर, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आई? दिस नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg cos अल्फा। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी है स्टेट ऑफ रेस्ट में, नाइदर गोइंग अपवर्ड नॉर गोइंग डाउनवर्ड। तो ऐसे ही सेकंड फोर्स आपका हुआ Fs मैक्सिमम, किसके बराबर? mg sin अल्फा। सो स्टैटिक force of friction, that is limiting force of friction, Fs maximum, it is equal to mg sin alpha। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट आई एम गेटिंग? Fs maximum limiting force of friction divided by normal reaction R, दिस इज इक्वल टू mg sin अल्फा। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, ये है इक्वेशन 2, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, mg cos अल्फा, mg कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। एंड इफ यू पीपल रिमेंबर इन द प्रीवियस आर्टिकल Fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाय R, मैंने बच्चे इसको किसके बराबर लिखा था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। लास्ट वाले आर्टिकल पे चले जाओ, आप लोगों ने लिखा था म्यू एस, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट आई कैन से, म्यू एस यहां से प्रूव करा आपने टेंजेंट अल्फा, एंड फ्रॉम लास्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन से दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। हैव अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, tangent cancel out, so alpha is equal to theta, that is angle of friction is always equal to angle of repose. It is very important, this is very important article, and see very simple calculation which is in front of you. Fine, thank you.